हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। जो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का जो फर्स्ट वीडियो है, जिसमें कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 20 तक मैंने उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है उस पर मैंने चर्चा ऑलरेडी की है। अगर आपने अब तक ये फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। काइंडली एक बार इसको देख लीजिए, तभी जो सेकंड पार्ट में जो आज डिस्कस करूँगा वो आपको समझ में आएगा। फंडामेंटल राइट पार्ट 2 के अंतर्गत मैं आज जो अनुच्छेद 21 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की चर्चा मैं आज आपके साथ करूंगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार को लेकर जो भी दिशा निर्देश हाल फिलहाल जो पिछले 2-3 वर्षों में जारी किया गया है उसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 पे मैं आता हूं। इसमें कहा गया है कि जो अनुच्छेद 21 जो है इसमें है कि जीवन का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसमें कहा था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसी को अनुसार दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य प्रक्रिया से दंडित नहीं किया जा सकता है। मतलब जो राइट टू लाइफ है इसकी गारंटी दी गई है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार है वो मूलतः कार्यपालिका के विरुद्ध है, न कि विधायिका के विरुद्ध। तो ये आप लोग इसको याद रखिए। इस पर क्वेश्चन आते हैं कि जो अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार दिया गया है वो मूलतः कार्यपालिका के विरुद्ध है, न कि विधायिका के विरुद्ध। यह है कि यह अधिकार केवल राज्य के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकारी विभाग हो गया, स्थानीय निकाय हो गया, विधानमंडल के खिलाफ भी ये अनुच्छेद 21 के तहत जो मूल अधिकार के रूप में जो जीवन का अधिकार दिया गया है वो न सिर्फ राज्य के खिलाफ है, बल्कि जो सरकारी विभाग है, स्थानीय निकाय है, विधानमंडल के खिलाफ है, उसके खिलाफ भी है। अब 21 में कुछ प्रमुख उसको डायमेंशन पे हम लोग देखते हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन RTE, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इसमें कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा यह है कि अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, जिसमें कि कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा। एक राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट किया गया है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आते हैं। इसके अलावा जो सेकंड जो केसेस है सुप्रीम कोर्ट का वो जो कि अनुच्छेद 21 से संबंधित है, इसमें है कि जो मेनका गांधी बात जो कि 1978 में आया है, इसमें कहा गया कि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें कि राइट टू नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है नेचुरल जस्टिस का, उसको इसके यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है। इसमें कहा गया कि जीवन का अधिकार तथा स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अनुच्छेद 21 और 19 दोनों इंटर रिलेटेड है। इसी मेनका गांधी बाद में कहा गया है कि जो जीवन का अधिकार का आशय है गरिमामय जीवन का अधिकार है। इसमें कहा गया है कि जो जीवन का अधिकार 21 में जो दिया गया है वो गरिमामय जीवन का अधिकार। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 21 से संबंधित दिए गए हैं। अब जो 22 है अनुच्छेद 22, उसमें है कि निवारक निरोध की बात की जाती है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी इसमें की जाती है जिससे कि उसको किसी काम को, इसका जो आधार है कि राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, समुदाय की आवश्यक सेवाओं की पूर्ति तथा रक्षा, विदेश संबंधी अथवा भारत की सुरक्षा से संबंधित किसी भी आधार पे किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी में लिया जा सकता है। इसमें कहा गया है इसमें किसी व्यक्ति को हिरासत में अगर लिया जाता है तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता उनको देने के प्रावधान किया गया है। इसमें है कि हिरासत में लेने के कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर किसी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको समक्ष पेश करना पड़ेगा, उनको अपना जो पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तो 1, 2, 3 जो अधिकार है, अगर निवारक निरोध के तहत भी किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो तीनों अधिकार उनको दिया जाएगा। अब है कि निवारक निरोध है क्या। इसमें है कि
किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दंड नहीं देना है, बल्कि अपराध करने से रोकना है। इसका जो मेन पर्पस होता है अपराध करने से रोकना होता है। इसमें किसी व्यक्ति को 3 महीने तक जेल दिया जा सकता है। अगर 3 महीने से अधिक जेल में अगर रखना है तो सलाहकार बोर्ड का जो प्रतिवेदन है, अनुमोदन है, वो आवश्यक है। तो इसको आप लोग याद रखिए। अब एक कुछ जो विधियां अधिनियम बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सिर्फ आप लोग याद रखिए। 1950 में निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया था। 1971 में जो मीसा मेंटेनेंस ऑफ स्पेशल एक्ट आंतरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। इसमें आवश्यक सेवाओं की पूर्ति इसके तहत की जाती है। आतंकवादी गतिविधियों के लिए टाडा बनाया गया था। इसके पीछे जो अभी जो इम्पोर्टेंट है, जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1960 से बनी। इंपॉर्टेंट है, जितने भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं उसको रोकथाम के लिए इसी कानून का सहारा लिया जा रहा है। अब जो एनआई है, एनआई कब हो गया? जब बॉम्बे में आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 को। उसके बाद आवश्यक हो गया कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक जांच एजेंसी होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर 2008 को एक संसद द्वारा अधिनियम पारित करके राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 को गठन किया गया। इसके तहत एक राष्ट्रीय एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का गठन किया गया। ये क्या करेगा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी के रूप में काम करेगा। एक केंद्रीय आतंकवाद निरोधी जो विरोधी कानून है उसका प्रवर्तन एजेंसी के रूप में काम करेगा। तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज के डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं इसकी नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए काम कर रही है। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यवहार एवं जो बलात्कार मतलब फोर्सफुली जो काम लिया जाता है उसको प्रतिषेध करने की बात की गई है। इसमें कहा गया कि जो बलात्कार है क्या, तो जितने भी अनैच्छिक श्रम है जिसका कि भुगतान रहित, जिसके कि काम करने के बाद कोई पैसा नहीं दिया जाता है, तो ये सब आ गया जो बलात्कार के अंतर्गत ही। इसी को जो बंधुआ मजदूर है उसको उन्मूलन के लिए इसी एक्ट के अनुसार बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून 1976 को पारित किया गया है। लेकिन इसमें कहा गया कि अगर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा हेतु अनिवार्य सेवा प्राप्त किया जा सकता है। ये इमरजेंसी केसेस में किसी को राष्ट्रीय सेवा के लिए अनिवार्य सेवा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन जो जितने भी अनैच्छिक श्रम है, बलात्कार है, दुर्व्यवहार है, उसको निषेध करने की बात इसमें की गई है। तो इसको आप लोग याद रखिए। 23 और 24 काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बालकों के नियोजन में प्रतिषेध। जो 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको कारखानों, खानों एवं किसी भी अन्य जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें नहीं करने की बात कही जाए 14 वर्ष से जो कम बच्चे होंगे। ये अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 24 वो निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। प्रतिबंध नहीं होगा। हम लोग और में देख चुके हैं जो कि एब्सोल्यूट है वो है 17। अस्पृश्यता का अंत मतलब राइट टू अनटचेबिलिटी के साथ साथ जो 24 है बालकों को नियोजन के प्रतिषेध, वो दोनों है जो एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है। आप लोग याद रखिए, इस पर क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसको अंग्रेजी में एब्सोल्यूट बोलते हैं। इसी से जो पॉस्को एक्ट है जो कि 2012 में लाया गया था, इसमें है कि बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्राप्त करने के लिए 2012 में पॉस्को एक्ट लाया गया था, जिसको कि 2019 में संशोधन किया गया। बच्चों को संरक्षण संशोधन विधेयक 2019। इसमें कहा गया कि जो गंभीर पेनिट्रेटिव यौन प्रताड़ना होगी उसके लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। जितने भी 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 14 नहीं 18 वर्ष के जो कम आयु के जो बालिकाएं हैं, बालिकाएं या बालकों, उनको जो
गंभीर पेनिट्रेटिव यौन प्रताड़ना की स्थिति में मृत्युदंड देने की बात इसमें कही गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ये आप लोग याद रखिए। अब है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसको सिंपल आपको याद रखने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 में। 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों को प्रबंधन, मैनेजमेंट की स्वतंत्रता होगी। अगर कोई धर्म के मानने वाले हैं तो उनको मैनेजमेंट करने की उनकी स्वतंत्रता होगी। 27 में कहा गया कि किसी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय को उत्थान संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। किसी धर्म के संरक्षण के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो वो 27 में कहा गया। 28 में कहा गया कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, माने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात इसमें कही गई है कि जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं उसमें किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अब है कि 29 और 30 अनुच्छेद 29 और 30 इसमें कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण देने की बात की गई है। इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि अल्पसंख्यक हम मानेंगे किसे, तो भारत में संविधान में भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को निर्धारण किया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो भाषाई एंड धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि अभी है जो मुस्लिम हैं, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हैं तथा जैन हैं, इनको हम लोग अल्पसंख्यक के रूप में मानते हैं। तो अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। 29(2) में कहा गया है कि केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो थोड़ा आप लोग याद रखिए, इससे क्वेश्चन आते हैं कि 29(1) में क्या कहा गया, 29(2) में क्या कहा गया। अनुच्छेद 29 में देखते हैं कि शिक्षा संबंधी शिक्षा संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है, वो अपनी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी स्थापना कर सकते हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। अब है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट है तो 31 क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया। अब है कि अनुच्छेद 31 क्या है, तो 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार मात्र एक विधिक अधिकार है जिसको कि अनुच्छेद 300(e) में इसको विधि अधिकार के रूप में अभी रखा गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो अभी फिलहाल अनुच्छेद 31 नहीं है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको भीमराव अंबेडकर साहब, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता इनको कहा जाता है, इन्होंने इसको संविधान का आत्मा कहा है। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है इसका हार्ट है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें है कि आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे रिट डायल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति है, जिसको कि उसको हम लोग कहते हैं बंदी, प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब हम पांचों पे डिटेल से चर्चा करेंगे कि इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आते हैं। अब है कि बंदी प्रत्याक्षीकरण क्या है, तो इसमें इसको में कहा गया है कि इस रिट के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति को सशरीर अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दे सकता है, इसमें कि न्यायालय बंदी बनाए जाने का कारण जान सकता है। यदि उन्होंने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो ये सरकारी अधिकारी और निजी अधिकारी दोनों को जारी कर सकता है। तो इसमें बंदी प्रत्याक्षीकरण हमने कहता है कि अगर किसी को आप बंदी बनाए हैं तो उसको हमारे समक्ष माने सशरीर उपस्थित कीजिए। परमादेश मतलब हो गया कि आज्ञा देता है। इसमें अपने कर्तव्यों में ढिलाई अगर कोई व्यक्ति बरतता है अथवा कार्य करने से मना करता है
तो यह आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा भी जो निम्नतम न्यायालय है, लोअर कोर्ट है, उसको आदेश वो जारी कर सकता है, जिससे कि मूल अधिकारों को रक्षा किया जा सकता है तथा अन्य जो मामले है उसको भी रक्षा वो कर सकता है। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आदेश परमादेश होगा उसमें किसी सार्वजनिक व्यक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति हो अथवा उसका कोई अर्ध सरकारी कानूनी कार्य हो, उससे अगर ये दोनों पद पे रहते हैं तो ही वो परमादेश जारी किया जा सकता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा ये परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अब है कि प्रतिषेध, तो प्रतिषेध है क्या? कि न्यायालय द्वारा उस समय जब प्रतिषेध जब दिया जाता है जब न्यायपालिका में मामला विचाराधीन हो। ये जो प्रतिषेध है वो किसी बाद में पहले चरण में भी कोई मामला हो तो प्रतिषेध जारी किया जा सकता है। इसका जो प्रयोग होता है समांतर न्यायिक एवं अर्धन्यायिक कार्यों के लिए होता है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं होता। तो इसमें कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिए, इसमें क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब है कि उत्प्रेषण किसको कहेंगे? इसका कि शाब्दिक अर्थ होता है मंगा लेना मतलब क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय कोई भी मामला अपने पास वो मंगा सकती है, लोअर कोर्ट से अपने पास वो मंगा सकती है। ये रिट तब जारी किया जा सकता है जब किसी लोअर कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया हो, अपना निर्णय दे दिया हो, तब ये जारी किया जा सकता है। जो उत्प्रेषण का जो रिट जारी किया जाता है वो किसी डिसीजन देने के बाद ही दिया जा सकता है। अब एक अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है? इसमें है कि सार्वजनिक पद माने सरकारी पद पर धारण करने वाले किसी व्यक्ति के दावे की वैधता का जांच वो करता है। इसमें है कि पद सार्वजनिक होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, न कि निजी नहीं होना चाहिए। अगर निजी है तो अधिकार परीक्षा जारी नहीं किया जा सकता है। इसमें अगर यदि वो दावा होता है वो सही पाया जाता है, सही नहीं है, तो न्यायालय इसको तुरंत उससे हटा सकती है। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत यह जांच किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो पद पर नियुक्ति करने में विधि का उल्लंघन मतलब लीगल वे का उल्लंघन किया गया है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है पांचों, आप लोग इसको याद रखिए, फिर क्वेश्चन आते हैं। अब है कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में क्या संबंध है? तो अनुच्छेद जो 32 है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अनुच्छेद 226 है वो जो हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। लेकिन इसमें यह है कि जो 32 के तहत जो उच्चतम न्यायालय जो जारी किया जाता है वो सिर्फ मूल अधिकारों से संबंधित है, लेकिन जो हाई कोर्ट जारी करता है वो मूल अधिकार के साथ साथ अन्य जो मुद्दे हैं उसके लिए भी जारी कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो इसमें जो उच्च न्यायालय का जो जुरिडिक्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार में वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय से मूल अधिकारों के हनन के प्रस्ताव पे ही वो जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों के साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं उसके लिए भी रिट वो जारी कर सकता है। लेकिन ये है कि उच्चतम न्यायालय पूरे भारतवर्ष के लिए वो जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही रिट जारी कर सकता है। सपोज कि पटना हाई कोर्ट है तो वो जो बिहार क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जुरिडिक्शन के आते हैं उसी के अंतर्गत वो रिट जारी कर सकता है। तो इस मायने में हम लोग देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे भारतवर्ष के लिए जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो अपने जुरिडिक्शन के अंतर्गत ही वो उसको जारी कर सकता है। अब है कि मूल अधिकारों पे कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 33 और 34 भी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 33 में है क्या? तो इसमें कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के लिए मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है। जितने भी आर्म फोर्सेस हैं एवं सेमी आर्म फोर्सेस मतलब जितने भी सैनिक बल है एवं सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, उसके लिए वो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विधि का निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। विधानसभा एक कानून को पारित नहीं कर सकती, सिर्फ संसद ही कर सकती। इसको आप लोग याद रखिए,
विधानसभा इसको नहीं अनुच्छेद 33 के तहत पारित कर सकता है, क्योंकि वो सैन्य बलों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के मूल अधिकार से संबंधित है। इसका मूल जिसको मेन जो है कि सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों में जो अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 33 का प्रयोग किया जाता है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। अब अनुच्छेद 34 में है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि सैन्य एक्ट लागू है तो संसद को यह शक्ति है कि मूल अधिकारों को प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि संसद विधि बना के सरकारी कर्मचारी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं मूल अधिकारों को प्रतिबंध के संबंध में, उसको वो सही यानी वैध, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे वाइड, VOID, वाइड ठहरा सकती है। हम लोग अभी देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी 3-4 स्टेट है, एवं जो मूलतः मणिपुर एवं जम्मू कश्मीर में आसपा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1956, जिसको हम लोग आसपा भी कहते हैं, आसपा 1956, इसके तहत कि जितने भी सैन्य बलों के द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है उसको वो सही ठहरा सकती है। तो अनुच्छेद 34 वो इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 35 अब नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 35A के तहत तो जम्मू कश्मीर के जो अस्थायी निवासी थे उनको कुछ प्रोटेक्शन दिया गया था, लेकिन वो अब संसद के द्वारा इस जो 35A था उसको अबोलिश कर दिया गया था। अब है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन के संबंध में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम बिहार सरकार 1951 में इसको चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति जो प्राप्त है, लेकिन जो अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि एवं संविधान संशोधन विधि में, जिसको 368 में हम लोग बोलते हैं, इसमें अंतर है। अनुच्छेद 13(2) में हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखें कि ऐसा कोई कानून संसद नहीं बना सकते जो मूल अधिकारों को हनन करती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि 13(2) में इसमें शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार में कहा गया है कि 13(2) का जो प्रतिबंध है वो समान विधि पे लागू है, समान विधि पे लागू है, ना कि संविधान संशोधन विधेयक पे। संविधान संशोधन पे ये लागू नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। इसके बाद जो गोलकनाथ मामला आ गया जो कि 1967 में है, इसमें कहा गया कि इसका जो चुनौती दी गई है, इसमें कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसमें शंकरी प्रसाद में कहा गया कि संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, लेकिन गोलकनाथ मामले में कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। इसमें यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि एवं संविधान संशोधन विधि में अंतर को समाप्त कर दिया गया। जो अंतर जो शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य में जो दिया गया था, इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन विधि के द्वारा भी मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 24वें संविधान संशोधन 1971 लाया गया। इंपॉर्टेंट है, उसमें इंदिरा गांधी सरकार थी, 1971 ये लाया गया। इसमें कहा गया कि संसद को वो शक्ति है कि भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में भी संसद संशोधन कर सकती है। इसमें यह भी प्रस्ताव दिया गया कि अगर इस तरह का प्रस्ताव मूल अधिकारों को जो संशोधन करती है, इसका प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष लाया जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा कि इसको वो सहमति दे। इसी को चुनौती दी गई केसरी प्रसाद बाद में, जो कि 1973 में आया है। इसका काफी इंपॉर्टेंट है ताकि ये जो मौलिक अधिकार पर एक ट्रेड लैंडमार्क के रूप में केशवानंद भारती एक्ट बाद है, जिसमें कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। इसमें कहा गया कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है। इसमें जो गोलकनाथ में जो डिसीजन दिया गया था, उसको सीधे वो पलट दिया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें कहा गया है कि
इसमें पहली बार न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। इसमें कहा गया कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल भागों को संशोधित नहीं कर सकती है। इसमें पहली बार क्या है कि संविधान एक संशोधन 24वां संविधान संशोधन का उसको निरस्त कर दिया गया है तथा पहली बार संसद की जो संविधान संशोधन की जो सर्वोच्च शक्ति है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो केशवानंद भारती बात काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। अब अगला है मिनर्वा मिल्स बात 1980। इसमें भी है जो केशवानंद भारती बाद में जो डिसीजन दिया गया था उसको स्वीकार किया गया। इसमें मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व है उसको बताया गया दोनों एक दूसरे को विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे को पूरक हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा क्वेश्चन आते रहते हैं। अब कुछ डिसीजन है जो कि पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल अधिकारों को संरक्षण के लिए दिया गया है। इसमें है कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले 1997। इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशाखा गाइडलाइन जारी किया गया जिसमें कार्य स्तर पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न होता है उसका संरक्षण देने की बात इसमें कही गई है। इसमें जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं उसमें एक कहा गया है कि सरकारी ऑफिसेज एवं निजी ऑफिसेज है वहाँ पे अगर महिलाएं काम कर रही है तो उसके लिए जो विशाखा गाइडलाइंस है उसके अनुसार वो उनको मानना पड़ेगा। दूसरा है कि अरुणा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार देने की बात कही गई है। इसमें पहली बार जो है इच्छा मृत्यु का जो मुद्दा था वो सार्वजनिक चर्चा में आया है। अब तीसरा है जो न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017। इसमें निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी है, इसको है कि एक मौलिक अधिकार के रूप में माना है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको मौलिक अधिकार माना है। निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि निजता का अधिकार मतलब राइट टू प्राइवेसी किस उच्चतम न्यायालय को किस बाद में डिसीजन दिया गया, तो इसमें होगा न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में। अब है कि जो होमोसेक्सुअलिटी समलैंगिकता का जो मुद्दा था उसको मौलिक अधिकार के रूप में माना है नवदेव सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 बाद में। इसमें है कि जो आईपीसी के जो धारा 377 है उसको अवैध माना गया है और समलैंगिकता है उसको वैधता प्रदान की गई है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इसमें कोट करने के लिए आपको आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों वीडियो में जो फंडामेंटल राइट है इसको डिफरेंट डायमेंशन पे मैंने आपके साथ चर्चा की है। दोनों को एक साथ आप लोग देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं एग्जाम में तथा जो प्रीलिम्स जो एग्जाम है मेंस में भी आपको डायरेक्ट रूप से ये सब जो पॉइंट मैंने जो चर्चा किया डिफरेंट डायमेंशन में जो चर्चा किया वो कोट करने के लिए आ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जितने डायमेंशन हैं वो आपको काफ़ी आपके लिए लाभकारी होगा। तो आपको ये दोनों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।